हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस प्रैक्टिस सेशन ऑफ पैराबोला की। नाउ जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग सवाल प्रैक्टिस करते हैं और यू नो द ड्रिल। आपको पता है कि क्या करना है। जैसे ही कोई सवाल आपके सामने आए, पॉज द वीडियो, पहले अपना सॉल्यूशन लिखें, अपनी थॉट प्रोसेस सोचें कि आपको इस सवाल के बारे में क्या लगता है, और अगर नहीं सोच पाओ तो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और अगर आपके सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ हुई तो आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सर प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है, बिकॉज ये 5 चैप्टर्स हमारे लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हैं सर हम आज में? आज हम अमेजिंग क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट, यस, कुछ नई चीजें भी जानेंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है। सर अब समझ में आया, बिकॉज थ्योरी सारी बता दी गई है, अब सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यस। एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और कुछ ओपी सवाल जो हो सकते हैं वो भी डाले गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रूटफुल, वेरी बेनिफिशियल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन दिस पैराबोला। मैं जब इस लाइन को देखता हूं तो मुझे इस लाइन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की फील आती है। क्या आप लोगों को भी ये फील आई? सर कैसे? बिकॉज इसमें एक पैरामीटर घूम रहा है। किसी लाइन में अगर कोई पैरामीटर घूम रहा हो तो वो फैमिली ऑफ लाइंस की कहानी हो रही है। जैसे कि अगर मैं पूछूं एक्स बिना लैम्डा वाली टर्म्स देखते हैं। सर एक्स के बाद में माइनस वाई प्लस 2, ये जो टर्म्स हैं ये होगी बिना किसके? बिना लैम्डा वाली। यहां से एक्स, यहां से माइनस वाई, यहां से 2। और अगर मैं लैम्डा का कोफिशिएंट की बात करूं तो यहां से आएगा एक्स, यहां से आएगा प्लस वाई, और यहां से आएगा -2 बराबर 0। तो क्या आपको ये L1 प्लस लैम्डा L2 वाली फॉर्मेट दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? हाँ सर, जिसमें से ये है L1, मतलब जो लाइन 1 है वो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। और जो लाइन L2 है वो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा, 2x, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। सर x बराबर 0 एक तो आ गया, और अगर x बराबर 0 है तो y बराबर आ गया 2। तो मेरे ख्याल से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको दिखाई दिया होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,2। मतलब सर ये लाइन जो है, ये पूरी जो आपने फैमिली लिखी है, ये 0,2 से हमेशा पास करेगी। बहुत बढ़िया। चलिए जी, डायग्राम पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक सवाल डायग्राम के बगैर अधूरा है, और ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हमें हर एक सवाल में डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ऑब्वियसली बनाना चाहिए भाई, डायग्राम के बगैर फील कैसे आएगी? सो दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई माइनस 1। तो जब मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करने की बात करता हूं तो सबको दिखाई देता है कि इसका जो वर्टेक्स है दैट इज 0,1, और इसमें 4a बराबर हो जाएगा। 4a बराबर मतलब लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बराबर 4, जो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं अगर आपसे इसका फोकस पूछूं तो सर वो a दूरी पर होगा। दिस डिस्टेंस इज 1, तो ये हो जाएगा 0,2। नाउ ये जो आपने लाइन लिख के दी है, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2। बहुत बढ़िया। और पॉइंट 0,2 क्या है सर? इस पैराबोला का फोकस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू फोकस 1, 2, 3, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबसे छोटा इंटरसेप्ट किसका होगा? इंटरसेप्ट का मतलब इसमें से जो लाखों करोड़ों लाइंस हैं, इंटरसेप्ट का मतलब है जैसे कि मान लो इस लाइन की बात कर रहे हो तो ये वाली लेंथ, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया पैराबोला के अंदर। इस लाइन की बात कर रहे हो तो इस लाइन का ये इंटरसेप्ट, इस लाइन की बात कर रहे हो तो सर ये लंबाई इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो सबसे छोटा इंटरसेप्ट कौन सी लाइन बना रही होगी? तो आप बोलोगे सर ये सारी की सारी फोकल कॉर्ड्स हैं। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? दीज ऑल आर फोकल कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला या गिवन पैराबोला। फोकल कॉर्ड्स ऑफ, ये सारी की सारी फोकल कॉर्ड्स है। कैसे पता चला? क्योंकि ये सारी की सारी 0,2 से गुजरती हैं। और फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड कौन सी होती है? जी रिजल्ट लिखवा रखा है सर, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम। सबसे छोटी फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम, है ना?
लेटस रेक्टम ही सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है। तो उसने बोला है द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट, सबसे छोटा इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ। मतलब सर इन शॉर्ट वो लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है इस पैराबोला के लिए, दैट इज 4। कोई परेशानी है इसको किसी को भी? नो सर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को मिलाकर एक बढ़िया चीज पूछी गई। जिसको पता था कि भैया स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम होती है तो वो लिख देगा, बस यही सबसे छोटी है। और इसका इंटरसेप्ट का लेंथ कितना आएगा? 4। चलिए जी अगला सवाल। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस दिस, इस पैराबोला के फोकस से, और कंटेन्ड इन इट। कंटेन्ड इन इट मतलब कि जैसे अगर आप किसी सर्कल को किसी पैराबोला में कंटेन्ड बोलते हो तो मतलब इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं कंटेन्ड इन इट। मतलब सर्कल जो है वो पैराबोला को इंटरनली टच कर रहा होगा। चलिए जी डायग्राम फिर से, डायग्राम ओपी हो जाना चाहिए भैया, बिल्कुल सही। सर डायग्राम बनाने से पहले इस पैराबोला के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। ये क्या लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है सर y² बराबर 4x प्लस 4y, और -4y को इधर लेके आया, मतलब +4y को यहां लाया तो ये हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा तो +4 और इधर भी +4। ठीक है, ये लिखा हुआ है सर y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 × x + 1। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। एनीबडी हैविंग एनी ट्रबल? नो सर। तो मेरे ख्याल से आपको जैसे ही आपने ये पैराबोला ऐसे लिखा, बहुत सारी चीजें मुझे इसमें से दिखने लगी। सर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इज -1, 2, लेटस रेक्टम की लेंथ इज 4, ए की वैल्यू इज 1, है ना? तो मेरे ख्याल से आप ये चीज यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ अब जरा देखना ध्यान से भैया। सर ये लो -1, 2 पर आपको तो इसका वर्टेक्स बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या बनाना है? वर्टेक्स। और जो पैराबोला है वो ऐसा बनेगा। सर आपने ओरिजिन से पास करवाया है इसको? मैंने कहा हाँ करवाया है। तू खुद देख के बता, ओरिजिन से ये वाला पैराबोला पास होगा कि नहीं होगा? 0,0 इज सेटिस्फाइंग दैट, दैट मींस ये ओरिजिन से पास होगा। जी सर बहुत बढ़िया। चलो अब हमें क्या करना है भैया? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना। सो दैट इज -1, 2। और वर्टेक्स से फोकस कितनी दूरी पर होता है? a डिस्टेंस की दूरी पर a1 है। तो मतलब आपको यहां से यहां एक दूरी चलना है, तो फोकस जो है वो यहां बैठा होगा। फोकस कहां बैठा होगा बेटा? 0,2 पर। अब वो एक ऐसे सर्कल की बात कर रहा है जो फोकस से तो गुजरे और इसमें कंटेन्ड हो। तो आपको एक चीज, थोड़ी सी सिमेट्री का प्रयोग करना है, और सर्कल को मैं यहां बना देता हूं। देखना जरा, ठीक है? वाह, सेट बन गया क्या एकदम? जी बिल्कुल। कंटेन्ड इन इट मतलब कि ये यहां पर और यहां पर टच करेगा और ये फोकस से गुजर रहा है। बाय सिमेट्री क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि पैराबोला जो है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर और नीचे सेम बनेगा? दैट मीन सर ये जो लाइन है ये सर्कल के लिए भी सेम सिमेट्री का काम करेगी। सर्कल जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, मतलब ये लाइन उसकी डायामीटर है ना? ये लाइन उसकी क्या है? डायामीटर है। हमें इस सर्कल की रेडियस बतानी है। क्या बतानी है? रेडियस। चलिए जी अब एक बात बताओ, मैं अगर इस सर्कल की रेडियस मान लूं अल्फा, सिर्फ रेडियस अल्फा मान रहा हूं, तो मतलब मैं कितनी दूर आया वाई एक्सिस से? सर आप आए अल्फा दूरी पर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अल्फा, 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सुनने जरा ध्यान से, इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी सर x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्योंकि सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, तो यही होगा। नाउ अब मैं आपसे एक जबरदस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पैरेलली मूव करती है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन यहां कैसे लगेगी, मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा। एक बार मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि ये वाली जो लाइन है, मतलब ध्यान सुनना, कि ये जो दोनों पॉइंट्स है जहां पर ये पैराबोला को टच करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होंगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इसको आप बाय सिमेट्री सोचिए, आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
सर हाँ, एक पैराबोला बनाया, आप उसको सर्कल बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एक ही लाइन पे टच करेंगे। आप ऐसा करवा ही नहीं सकते कि ये जो है इसको किसी और पॉइंट पे टच करे और ये जिस पॉइंट पे टच करे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा खेल किसका है? सिमेट्री का। तो भैया मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये एक सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे, समझ गए? है ना? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये अगर पॉइंट P है और अगर ये पॉइंट Q है तो P और Q का सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा। P and Q will have same x coordinate, same x coordinate, है ना? और ये बात सर आपने कैसे बोली? बाय सिमेट्री, सिमेट्री का प्रयोग करते हुए, है ना? चलिए जी, इतनी बात समझ में आती है। डायग्राम से हमने ये रिजल्ट निकाला। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप एक पैराबोला और एक सर्कल को सॉल्व कर सकते हो क्या? सर एक सेकेंड, जब जब हम दो कर्व्स को सॉल्व करते हैं तो हम एक से वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे में पटकते हैं, ऐसा ही करते हैं। चाहे आप लाइन पैराबोला को सॉल्व करो, चाहे दो सर्कल्स को सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो आप ऐसा ही करोगे, ठीक है भाई? तो मुझे यहां पर एक प्रिविलेज हुआ, फायदा हुआ, वो ये कि मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहा हूं। सॉल्व करके पॉइंट P और पॉइंट Q निकालना चाह रहा हूं। पॉइंट P और पॉइंट Q मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? पीले वाले सर्कल और ऑरेंज वाले पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने बोला इनको इसको सॉल्व करो, तो मुझे यहां पर y-2 का होल स्क्वायर यहां बनता हुआ दिख रहा है। तो इस पूरे की जो वैल्यू ये वाली है ये यहां पटको। तो जैसे ही मैं सॉल्व करने वाली इक्वेशन बनाऊंगा मुझे ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी। y-2 के होल स्क्वायर की जगह इस यहां से उठाकर वेरिएबल की वैल्यू इसमें पटको। सर ये आ जाएगा 4x + 4 बराबर अल्फा स्क्वायर। नाउ जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है। अल्फा स्क्वायर गया। आराम से बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है? x का नेट कोफिशिएंट इज 4, यहां पर पॉजिटिव का, यहां पर -2 अल्फा है तो नेगेटिव का कोफिशिएंट 2 अल्फा, और ये x और कांस्टेंट पार्ट इज ओनली 4। सुनते जाना जो जो बोल रहा हूं, ठीक है सर? आपने सर्कल और पैराबोला को सॉल्व किया, आपको मिली एक क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? मतलब क्वाड्रेटिक क्या रिप्रेजेंट करती है कि सर्कल और पैराबोला जो हैं इस प्रकार के अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो वो 2 पॉइंट्स पे टच करेंगे, 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, समझ गए? है ना? इसके दो ही तो रूट्स आ सकते हैं। अच्छा, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो इसके जो दो रूट्स हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज, अब चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये होंगे सर x1 x2। और आपने बाय सिमेट्री एक चीज बोल रखी है कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब x1 और x2 बराबर होंगे। बिल्कुल सही, समझ में आया? सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनी। क्या रूट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स, बस। अब एक बात बताओ, तो सर इसके लिए फिर कैसे निकालें? क्या कंडीशन होगी? आप बोल सकते हो कि सर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होने चाहिए? इक्वल रूट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? इक्वल रूट्स होने चाहिए। और जब जब हमें किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? सर d बराबर 0। व्हाट इज d? डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, 4 - 2 अल्फा का होल स्क्वायर -4a इंटू सी। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। सर ये आ जाएगा 16 + 4 अल्फा स्क्वायर, 8 - 2 मतलब 8 इंटू 2 -16 अल्फा -16 बराबर 0। ये और ये गया। अगर आप यहां से ध्यान से देख पा रहे हो, आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। जी बिल्कुल। अगर मैं यहां से बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज +-2। कितनी आ रही है बेटा? +-2। ऑब्वियसली कौन सी फिजिबल अल्फा की वैल्यू हो सकती है? डायग्राम में देखकर बताओ। सर अल्फा की वैल्यू -2 तो होने से रही, -2 में सर ये उधर चला जाएगा, है ना? -2 में ये उधर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर कौन सी अल्फा की वैल्यू निकल के आई? तो अल्फा इज इक्वल टू 2। देख लीजिएगा आराम से। जी बिल्कुल। और अगर अल्फा 2 आया है तो अल्फा ही तो रेडियस है, यही तो है रेडियस ऑफ दिस सर्कल,
हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अल्फा ही तो आप रेडियस लेके चले थे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस हियर? 2। कोई परेशानी है किसी को? आराम से एक एक चीज तसल्ली से अलग अलग करके समझिए। डायग्राम ये होगा, सिमेट्री से ये बात होगी, सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक पे इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाई और हमें अल्फा मिल गया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस के, अच्छा क्या है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, इस पैराबोला की जो लेटस रेक्टम की लेंथ है इज k टाइम्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ P2। P2 दूसरा पैराबोला है, वेयर P2 इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन्स एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ P1। वाह सर, पहले तो एक काम करते हैं, P2 के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? व्हाट इज P2? लोकस निकालते हैं। चलिए जी, एक बात बताइएगा ध्यान से, यस एवरीबॉडी प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। सर एक काम करो, पैराबोला बना लो P1, पैराबोला बना लीजिए P1। और सर ये वाला पैराबोला तो बेचारा सिंपल वाला है, y² बराबर 4ax। आपने कोई एक फोकल कॉर्ड ली, फोकल कॉर्ड कौन सी होती है बेटा? जो फोकस से गुजरे। सर इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कहा ठीक है, बट इतना धीरे क्यों बोल रहा है? बोलेगी सर किसी को पता ना चल जाए। अच्छा ठीक है भाई, दिस इज द फोकल कॉर्ड। अच्छा, फोकल कॉर्ड से याद आया कि अगर आप इस पैरामीटर को या फिर इस पॉइंट को T1 बोलते हो, इसको T2 बोलते हो, फोकल कॉर्ड के लिए आपको एक जबरदस्त रिलेशन याद करने के लिए बोला था, इफ PQ इज फोकल कॉर्ड देन T1 T2, देन T1 T2। आपको यहां पर सवाल सॉल्व करते वक्त यह भी समझ में आएगा कि रिजल्ट जो कॉपी में लिखवाए गए हैं वो कैसे यूज होते हैं। यहां पर फोकल कॉर्ड की बात हुई तो T1 इंटू T2 इज -1। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आगे की सिचुएशन कैसे डील करें? आगे की सिचुएशन कैसे डील करें? सर ये फोकल कॉर्ड आपने बना ली, मैंने कहा ठीक है भाई, अब जरा बोलना P2 किस पॉइंट का लोकस है? P2 किस पॉइंट का लोकस है? सर P पर एक नॉर्मल खींची और आपने Q पर एक नॉर्मल खींची, ठीक है? P पर एक नॉर्मल खींची, Q पर एक नॉर्मल खींची, नॉर्मल मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है? और ये जो पॉइंट है M, इसका जो लोकस है दैट इज H, K, और H, K जो पॉइंट है इसका जो लोकस निकालोगे वही P2 है। पढ़ लो आराम से, P2 is the locus of point of intersection of normals drawn at end points of the focal chord of P1। तो P1 की फोकल कॉर्ड पे खींची गई नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस P2 है, ठीक है? अब यहां पर जो रिजल्ट आपको लिखवाया गया है, अब वो याद रखना चाहिए भैया। देखो लिखवा रखा है कॉपी में, वापस लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट, अगर आप ऐसे किसी दो पॉइंट्स पे PT1 एंड QT2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट PT1 एंड QT2 इज, PT1 और QT2 पर खींची गई नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिसको रिजल्ट याद नहीं है, नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए फटाफट, y बराबर हाँ -tx प्लस 2at प्लस at क्यूब से दोनों को सॉल्व कीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। बट रिजल्ट याद होने का फायदा देखिए भैया, क्या होता है सर? 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये होता है x कोऑर्डिनेट। और सर यहां पर -a T1 T2 T1 प्लस T2, ये होता है इसका y कोऑर्डिनेट। हाँ, अब ये रिजल्ट है कि आप अगर T1 T2 पर नॉर्मल खींचोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये होता है। हाँ, ये गंदा सा रिजल्ट है, याद नहीं रहता। जब मैंने लिखवाया था तो बोला भी था कि प्लीज एक बार पेपर में जाने से पहले इसको देख जाइएगा, वरना अगर कोई बोले कि सर मुझे तो नहीं याद है तो फिर भैया आपको 2 स्टेप फालतू करने पड़ेंगे। नॉर्मल आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में पता होनी चाहिए, उसमें एक बार T1 डालना एक बार T2 डालना, दोनों को सॉल्व करना, यही आएगा। दैट मीन सर जो h है x कोऑर्डिनेट वो तो ये हो गया, और जो k है वो ये हो गया, -a T1 T2 और T1 प्लस T2। h और k में एक रिलेशन बनाओ, T1 T2 पैरामीटर है उनको गायब करो। मैंने कहा गायब करने के लिए कुछ सिचुएशन आपके पास है क्या? हाँ सर, T1 इंटू T2 इज -1,
और T1 इंटू T2 को -1 को देखने की जगह क्या आप T2 बराबर -1 अपॉन T1 देख सकते हैं? T2 बराबर -1 अपॉन T1 देख सकते हैं? यस सर। अब जरा बताना यहां पर क्या बन जाएगा, मैं इसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूं सर। ये आ गया H बराबर 2a प्लस a, तो यहां पर तो T1 स्क्वायर, T2 की जगह -1 अपॉन T1 है तो उसका स्क्वायर +1 अपॉन T1 स्क्वायर हो जाएगा T2 की जगह, और T1 इंटू T2 की जगह सर आप -1 ही लिख दो साफ साफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आ जाओ K पर, K कितना हो जाएगा भैया? -a, T1 T2 खुद -1 है, बहुत बढ़िया। और यहां पर आप लिख सकते हो T1 T2 की जगह -1 अपॉन T1, ठीक है जी। अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, या फिर एक काम करो सर, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, K अपॉन A इस रिजल्ट से, यस यस यस, सामने देखते रहना, ये हो गया क्या? T1 -1 अपॉन T1 की वैल्यू आ गई K अपॉन A। आप यहां से ये वाला फैक्टर बना सकते हैं। कैसे बनेगा सर? इसको स्क्वायर कर दो। इफ आई स्क्वायर दिस थिंग, जरा बोलना ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा? T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर -2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी, तो आप बोलोगे सर K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 हो गई, है ना? कोई परेशानी है? नो सर। तो आपको H और K में एक रिलेशन बनाना है, तो सर बन गया रिलेशन। कैसे? H जो है वो बेचारा इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है और इस फैक्टर की वैल्यू वो रही। अगला स्टेप आप जान गए होंगे शायद, हाँ सर, अगला स्टेप होगा H बराबर 2a प्लस a, T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर की जगह K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 रख दीजिए, और -1 पहले से है। वाओ सर, वाओ वाओ। चलिए जी, यहां लेके जाओगे सर, ये हो जाएगा H माइनस 2a, ये इधर गया H माइनस 2a, सुनते जाना आराम आराम से, बराबर a। सर यहां बचेगा +1, और एलसीएम लेने पर यह लिखा हुआ है K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहां +1 बचा, फिर एलसीएम लेने पर ये और ये गया। अब मैं अगले स्टेप पे जाना चाह रहा हूं, दिस इज H माइनस 2a, और जो डिनोमिनेटर में a था उसको यहां ले जाके लिखा, और यहां लिखा हुआ है सर K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बस फेवरेट काम करने की बारी आ चुकी है, जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। सर दिस इज Y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अरे K की जगह Y, बराबर A इंटू X माइनस 2a, A इंटू X माइनस 2a। ये जो आप निकाल के लाए हो यही हमारा पैराबोला P2 है। सबको दिखा क्या यही P2 है पैराबोला? सबको दिखा यही पैराबोला P2 है? हाँ जी। व्हाट इज लेटस रेक्टम ऑफ P2? P2 की लेटस रेक्टम का लेंथ बता दीजिए, P2 की लेटस रेक्टम का लेंथ बता दीजिए। सर लेटस रेक्टम की लेंथ लिखने से पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है, यहां लिखा हुआ इंसान लेटस रेक्टम की लेंथ होता है। दिस इज लेटस रेक्टम 2, P2 की लेटस रेक्टम का लेंथ, ठीक है। वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला इज K टाइम्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ P2। P2 की लेटस रेक्टम की जो लेंथ है उसकी इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ K टाइम्स है। सर इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ 4a है और इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ a है, ये P1 है और ये P2 है। तो P2 की कितने गुना है, ये कितने टाइम्स है? सर 4 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर इज 4, दैट इज K बराबर 4। कोई परेशानी है? कितने टाइम्स है जी? ये 4 टाइम्स है। मजेदार सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, और सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। लोकस शब्द भी आ गया, एक रिजल्ट भी यूज हो गया, 2 पैराबोलास की कहानी भी हो गई, और फाइनली रिजल्ट आने के बाद में K भी पूछ लिया। ऑल योर्स, बहुत बढ़िया सर। आ जाइए अगला सवाल। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, जेई मेंस 2019 का सवाल है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाइएगा कि सर आपने हेडिंग में तो लिखा था जेई एडवांस और आप जेई मेंस के सवाल सॉल्व करवा रहे हो। वो सवाल सॉल्व किए जाएंगे जो ओपी हैं, समझ गए? हाँ, जो सवाल ओपी हैं उनकी हम बातें करेंगे। फटाफट बता दीजिए प्लीज। अच्छा सर मुझे लगा कि ये लाइव क्लास चल रही है, ये तो रिकॉर्डेड है भैया। वीडियो पॉज करो, मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं। स्मॉलर सर्कल ऑफ द 2 सर्कल्स that touches the parabola y square equals to 4ax at this point and x axis। बहुत बढ़िया।
तो वापस डायग्राम, ये रही एक्स एक्सिस, सर ये रहा पैराबोला, और वो भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर दो सर्कल्स आएंगे, ध्यान सुनना, दो सर्कल क्यों, स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया है। अगर पैराबोला ऐसा है तो इस पर एक पॉइंट दे रखा है उसने 1,2, यस दैट पॉइंट 1,2 इसको सेटिस्फाई करता है, रख के देखो आपको अपने आप पता चलेगा। एक सर्कल ऐसा होगा जो पैराबोला को भी टच करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, एक सर्कल ऐसा होगा जो पैराबोला को भी टच करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। ये दो सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं जो इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच करते हैं और एक्स एक्सिस को भी टच करते हैं। उसने बोला छोटे वाले की रेडियस बताओ, छोटे वाले की एरिया बताओ, रेडियस नहीं सॉरी, ठीक है। तो छोटे वाला मतलब सर ये नेग्लेक्ट हो गया, यही छोटे वाला होगा, डायग्राम से ही पता चल रहा है कि बाहर वाला बड़े वाला होगा, ठीक है। तो मतलब सर दो में से फिर कौन सा बनाए, एक ही बनाओ, अंदर वाला वही छोटे वाला है। वाह सर वाह, मजा आ रहा है, ठीक है भाई, आना भी चाहिए, उद्देश्य भी यही है, ठीक है। हाँ जी, नाउ ये वाला वो सर्कल है जो इसको 1,2 पर टच करता है, सुनते जाना आराम आराम से, और ये एक्स एक्सिस को भी टच करता है। चलिए जी, नाउ मैं आपका ध्यान, पहले तो आप इसके बारे में सोच लो भाई आराम से कि आप इस चीज के बारे में कैसे सोचते हो। नाउ जब भी दो कर्व्स एक पॉइंट पे टच करते हैं ना बेटा जी, जब भी दो कर्व्स एक पॉइंट पे टच करते हैं, चाहे वो दो सर्कल हो, चाहे एक पैराबोला एक सर्कल हो, उस पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो दोनों में कॉमन टेंजेंट होती है, दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन टेंजेंट। तो मैं वैसे तो इस सर्कल की सर रेडियस कैसे निकाले, ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेलते, ध्यान रखना। क्या आप मुझे ये लाइन बता सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे ये वाली लाइन बताई आगे का सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और सारी परेशानी दूर होती ही सर हम इस सवाल का जवाब तुरंत दे देंगे। सर ये क्या है, ये वाली जो लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज टेंजेंट। किस पे टेंजेंट सर, दोनों पर। किस पे टेंजेंट है, ये दोनों पर, सर्कल पे भी और पैराबोला पे भी। दिस इज टेंजेंट एट 1,2। सर सर्कल की इक्वेशन तो हमारे पास है नहीं, पैराबोला की इक्वेशन है, तो T1 बराबर 0 से मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। और किसको लगाओगे, कौन से कर्व को यूज करते हुए, बिकॉज T1 बराबर 0 आप दोनों के लिए लगा सकते हो, इस सर्कल के लिए भी, इस पैराबोला के लिए भी। सर सर्कल की इक्वेशन ही नहीं पता तो क्या करें, ये रहा भैया कर्व, ये रहा पॉइंट, T1 बराबर 0 से फटाफट इक्वेशन बताओ। वाई स्क्वायर की जगह सर y1 बराबर 4 x प्लस x1 अपॉन 2, 2 4 2 गया, समझे कि नहीं समझे। तो सर y बराबर x प्लस 1 हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सुनते जाना आराम आराम से, ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेल रहे हैं। मैं अगर आपसे स्लोप पूछूं तो स्लोप कितना है 1, स्लोप के बाद में अगर इसका थीटा पूछ लूं तो वो थीटा कितना है, सो दैट इज 45 डिग्री। मतलब मैं 100% श्योर हूं कि ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है जी। अब इसमें एक डायग्राम मुझे बनता हुआ दिख रहा है जो कि आपको कक्षा में जब सर्कल पढ़ रहे थे तो बताया गया था। एक सर्कल, दो टेंजेंट्स, बस आपको दिख रही है एक ही डॉटेड लाइन, और ये एक्स एक्सिस, सर्कल के लिए तो टेंजेंट ही है, सही सर, बिल्कुल सही। अब मैं सिर्फ आपका ध्यान और आपको बोलूंगा कि सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखें, सर्कल, एक्स एक्सिस और ये वाली टेंजेंट, मतलब पैराबोला को आप पिक्चर से हटा दीजिए, अब पैराबोला का कोई रोल नहीं बचा, ठीक है सर। ठीक है सर, इसमें हमें रेडियस निकालनी है, बिकॉज एरिया अगर चाहिए तो रेडियस निकाल लोगे तो काम चल जाएगा। सुनते जाना आराम आराम से। यहां से मैंने इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींची, सुनते जाना, और वही सेम सेट ऑफ कैलकुलेशन कर रहा हूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं या आपको करके दिखाया है। सर अगर आप इसको इससे ज्वाइन करते हो तो ये रेडियस हो जाएगी, और अगर आप इसको इससे ज्वाइन करते हो तो ये रेडियस हो जाएगी, है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहां काट रही है, सर -1,0 पर। कैसे पता चला सर, y की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। अब मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, सर एक एक करके आप बहुत सारी चीजें हमसे जान ले रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, अरे चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये वाली लेंथ बता दो, ये वाली लेंथ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बता दीजिए, ठीक है सर। 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4,
4 8 2√2 आ गई सर। कितनी आ गई लेंथ? 2√2। कोई परेशानी है? नो सर। अरे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछी है भाई। 2 का स्क्वायर 1 माइनस और -1 2, 2 का स्क्वायर 2√2 आ गया। कितने लोगों को एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी ये वाला? मतलब सर ये वाला पॉइंट जो है ये -1,0 वाला पॉइंट है, ये वाली दूरी है जो दिस इज 2√2, ये है R, ये है सेंटर C, और इसको चाहो तो आप पॉइंट P बोल दो। अब मैं आपसे ये वाला एंगल जानना चाह रहा हूं, बिकॉज अगर ये एंगल पता चल गया तो रेडियस पता चल जाएगी। सर ये जो टेंजेंट होती है ना, ये इस एंगल को बराबर भागों में बांटती है, क्या आपको ये पता है? कंप्लीट एंगल 45 है, तो आधा एंगल सर 22.5 डिग्री। इस पे क्या लगाऊं मैं? सर tan ऑफ 22.5 डिग्री लगाइए, tan ऑफ 22.5 डिग्री, बिकॉज ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो सर ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब भैया जो लोग बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं आती, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीटली छोड़ना चाहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे फंस जाती है, हर सवाल में जाके बीच में कहीं खड़ी हो जाती है, बोले हाँ मैं आ गई फिर हमें अरे तू कहां से आ गई यार, समझे। तो आप इसको चाह कर भी नहीं इग्नोर कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, समझ में आए नहीं समझ में आए, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना। जो अगला सवाल है वो आप समझ ही गए, व्हाट इज tan 22.5 डिग्री की वैल्यू? सर ये होती है √2 - 1, और √2 - 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई सर रेडियस। अंदर जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 - 2√2, है ना। और अगर आपको एरिया चाहिए तो व्हाट इज R स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 16 + 8 8 और 16√2, ये आ जाएगा R स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 32 और ये लिखा हुआ है नहीं 24 लिखा हुआ है बेटा, ये तो है ना, 16√2, ठीक कर रहा हूं ना। और ये आ जाएगा R स्क्वायर। तो अब अगर मैं आपसे एरिया जानना चाहूं तो मेरे ख्याल से आप एरिया बता सकते हैं। सर एरिया इज पाई इंटू R स्क्वायर, 24 - 16√2, दिख रहा है साफ साफ, 8 कॉमन ले सकते हो, 8 पाई, यहां बचेगा सर 3 - 2√2, -2√2, दिस इज द एरिया। 8 पाई इंटू 3 - 2√2, 8 पाई इंटू 3 - 2√2। नो, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिंपल सेट ऑफ कैलकुलेशन, जबरदस्त सवाल, कट कर रहा है। पहली चीज तो डायग्राम नहीं बना पाते बहुत सारे लोग इसमें, कंटेंट वाला तो पिछला था, इसमें टचिंग वाला है, 2 सर्कल बनेंगे, वो छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा है, स्मॉलर सर्कल सवाल में उसने खुद लिख के दिया है। आई होप एंड बिलीव दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। अगला सवाल जबरदस्त सवाल है, बवाल सवाल है, सारे ही सवाल मजेदार हैं तभी यहां लाए गए हैं एक लिस्ट बनाकर, बट सर ये उसमें भी और जबरदस्त है। पहली चीज तो अटैक कैसे करना है, अटैक के बाद में कैलकुलेशन कैसे करनी है, दोनों इसमें जोरदार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। और अगर इस पैराबोला की मैं बात करूं तो सर ये तो चीटिंग है। मैंने पूछा कैसे, बोले सर ये ऑब्लीक पैराबोला है। मैंने पूछा कैसे पता चला चिंटू तेरे को यार, बता तो सही। बोले सर ये देखो एक्स वाई की टर्म दिखाई दे रही है। और सर आपने क्लास में एक भी सवाल ऑब्लीक पैराबोला का नहीं करवाया, और प्रैक्टिस सेशन में आप सीधा ऑब्लीक पैराबोला का क्वेश्चन दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप खुद सॉल्व करके देखें। नहीं, इलाज बताता हूं। उसने क्या इक्वेशन दे रखी है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। क्या आपको ये वाली कहानी पता है जो मैं आप बताने वाला हूं, कि जब आप स्टैंडर्ड पैराबोला लिखते हो जिसमें आप y स्क्वायर बराबर 4ax लिखते हो, इस लाइन की इक्वेशन होती है बेटा x बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर 0। तो सर इसी को ही आप इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस लिखते हो, याद है क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ जी सर, आपने इसमें पॉइंट लिया था x, y, यहां से यहां की दूरी है वो कितनी होती है x, यहां से यहां तक की दूरी y। मतलब आप पॉइंट की दूरी टेंजेंट एट वर्टेक्स से निकालते हो, तो यहां पर ये जो y है ये क्या है सर, पॉइंट की दूरी एक्सिस से, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, y दूरी तो यही है ना, बराबर 4a मतलब लेटेस्ट रेक्टम, और ये जो x है ये क्या है सर, पॉइंट की दूरी किससे, पॉइंट की दूरी किससे सर, उससे, उससे किससे भैया, तो कहां से, टेंजेंट
एट वर्टेक्स से, TAV से दूरी। बस सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, बस आप परेशान मत होना। सर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको दे रखी है, दिस लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। 3x प्लस 4y प्लस k बराबर 0। और सर हमें एक एक्सिस भी चाहिए होती है, इसमें एक्सिस भी चाहिए होती है। तो एक बात बता, इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ एज्यूम कर सकता है क्या? हाँ सर, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0 है ना। कैसे? अरे इसका स्लोप है -3/4, एक 4/3 स्लोप की लाइन लिख दे और इसमें एक पैरामीटर ऐड कर दिया हमने। समझ में आया? तो दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर वहां पर तो k था, आपने लैम्डा किस लिए ले आए? खुद सोचो भैया, खुद सोचो कि जब हमें किसी लाइन के परपेंडिकुलर कुछ चाहिए होता है तो हम कैसे लिखते हैं। वेरिएबल पार्ट में x और y के कोफिशिएंट चेंज करते हैं और किसी एक के आगे माइनस साइन लगाते हैं और कांस्टेंट पार्ट बदल देते हैं। ठीक है, हाँ जी। नाउ जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा ऐसा, है ना, जिसमें ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है और ये एक्सिस का रोल प्ले कर रही है। बहुत बढ़िया। मैं अब आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोलूंगा, मैं आपको अब इक्वेशन लिखने के लिए बोलूंगा। हाँ, क्या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्या तरीका होता है? इस पे कोई भी एक पॉइंट लो, x, y, इसको बोल दो d1, इसको बोल दो d2। तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो हो जाएगी बेटा d1 स्क्वायर बराबर लेटस रेक्टम की लेंथ इंटू d2। यस और नो? अरे यही तो था। y स्क्वायर बराबर 4ax में क्या करते हो? y स्क्वायर मतलब एक्सिस से दूरी, ये लाइन अगर एक्सिस है तो इससे दूरी, बराबर बराबर लेटस रेक्टम इंटू d2 क्या है सर? उस पॉइंट की टेंजेंट एट वर्टेक्स से दूरी। बस इक्वेशन लिख के दिखाइए। सभी लोग अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। सर ये रहा पॉइंट, d1 लिखना चाह रहे हो, मतलब आप इस लाइन से डिस्टेंस लिखना चाह रहे हो, दैट इज 4x माइनस 3y। पॉइंट को लाइन में पुट किया, प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 और 4 के स्क्वायर्स के सम का रूट होता है 5, इस डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर लेटस रेक्टम को कोई कांस्टेंट बोल देते हैं, वापस से k वहां यूज हो रहा है तो यहां p बोल देता हूं। लेटस रेक्टम कोई कांस्टेंट ही होगा, उसकी लेंथ तो फिक्स है तो उसको p बोल दिया। ठीक है, अब आ जाइए आप d2 बताइए। टेंजेंट एट वर्टेक्स से दूरी पॉइंट की, टेंजेंट एट वर्टेक्स से दूरी वो रही टेंजेंट एट वर्टेक्स, दैट इज 3x प्लस 4y प्लस k अपॉन 5। यस और नो? सर बिल्कुल सही। नाउ अब एक बात बताओ, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सर 100%। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन, इसीलिए तो बवाल सवाल बोला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24xy। ठीक है सर, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -6 लैम्डा वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा सर 8 लैम्डा एक्स, 8 लैम्डा एक्स। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca वाली टर्म्स में विद साइन मैंने वैल्यू रख दी और कुछ नहीं। ठीक है सर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर तो यहां पर आएगा 25, इसको इससे उड़ाओगे तो यहां बचेगा 5, इस 5 को इधर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो 5p अंदर भेज रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा 15px, 5p को अंदर भेज रहा हूं 15px, 5 इंटू 4 20py, और सर ये आ जाएगा 5pk। अरे वाह, pk इज द करेक्ट। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ। जब मैं सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आता हूं तो यहां लिखा हुआ है 16x स्क्वायर और माइनस 24xy, यहां लिखा हुआ है सर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ये और ये टर्म्स तो गई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपका ध्यान x के कोफिशिएंट की तरफ ले जाना चाहूंगा, जो कि यहां पर है 8 लैम्डा और यहां पर है प्लस 15p, उधर ले जाओगे तो माइनस 15p। बहुत बढ़िया। फिर सर y का कोफिशिएंट बताओगे क्या? हाँ, दोनों तरफ नेगेटिव है, ये उधर जाएगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 लैम्डा माइनस 20p इज द कोफिशिएंट ऑफ y। और कांस्टेंट टर्म बताओगे? सर यहां पर है कांस्टेंट टर्म लैम्डा स्क्वायर, और ये 5pk वाली टर्म यहां आएगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम अवर साइड एंड दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन। कंपेयर करो, ये वाली जो इक्वेशन है ये गिवन है, किस किस को कंपेयर करना है? इन दोनों को आपको क्या करना है? कंपेयर। चलो भैया बताओ,
क्या ऐसा डायरेक्टली कंपेयर करते हैं? हाँ, आपने तो बोला था एक चीज सेम बनाओ, यहां तो तीन तीन चीज सेम है। ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम लिखा हुआ है, तो किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहां कितना है? 9। और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा वाई स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां कितना है सर? 8 लैम्डा माइनस 15p, 8 लैम्डा माइनस 15p। और ये तो यहां पर है, यहां कितना है भाई? 14। ठीक है। और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, ये इधर लेके गया अगर मैं, -20p उधर लेके गया, और उसके बाद में सर आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो यहां प्लस आएगा, ध्यान रखना। तो इसमें कोफिशिएंट कितना है? -6 लैम्डा और -20p बराबर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y है सर 2। कांस्टेंट टर्म यहां पर 7, यहां पर लैम्डा स्क्वायर -5p के, और यहां पर कांस्टेंट टर्म है 7। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ओनली, क्योंकि हमें तो सॉरी k ओनली, k चाहिए बस। उसने ये तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फटाफट k बता दो। सर पहले आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन से उसको निकालो। मैंने कहा किसको निकालूं भाई, पूरा तो बता। बोला सर आप लैम्डा और p निकाल लीजिए, क्योंकि अगर लैम्डा और p आ गया तो यहां से k आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, क्या करें जरा बोलना। सर ये लिखा हुआ है 8 लैम्डा माइनस 15p बराबर 14, और ये लिखा हुआ है बेटा 6 लैम्डा प्लस 20p बराबर -2। अब अपने क्या कर सकते हैं? अरे बोलो सर, ऊपर से एक काम करो, यहां से 3 कॉमन ले लो और यहां से 4 कॉमन ले लो। अब लाइव क्लास होती तो कितना मजा आता, अब तक तुम में से बहुत सारे लोग जवाब दे पाते। ओहो, मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बच्चे। ठीक है। सर एक काम करो, ऊपर वाले से आपने क्या कॉमन लिया? 5p बचना चाहिए, 3 कॉमन लिया, तो 8/3 लैम्डा -5p, और यहां पर आ जाएगा 14/3, है ना। 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया इधर, ये पूरी इक्वेशन यही लिखी हुई है। और सर इसमें से कितना कॉमन लो? 4 कॉमन ले लो। सर दिस इज 4 लैम्डा, सॉरी 6 लैम्डा अपॉन 4, और यहां बचेगा 5p, और वो जो 4 कॉमन लिया था उसको 2 से डिवाइड कर दो इधर लाकर। ठीक है जी, हाँ ये भी यही इक्वेशन लिखी हुई है ना। अब अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा, भैया देखना ध्यान से, 8/3, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट है बेटा 3/2, है ना। ये तो आ गया सर लैम्डा, ये दोनों भाई साहब गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये लिखा हुआ है 14/3 माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाता है? 6। 28 माइनस 3, तो सर ये आ जाएगा 25/6 के बराबर। ठीक है, हाँ बाकी पार्ट आप चाहो तो हटा सकते हो। 25/6 आ गया। यहां देखना जरा, सर ये आ गया 16 + 9/6, है ना, ये इधर और ये इधर, और इंटू लैम्डा बराबर 25। अरे वाह, अरे वाह, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है, पूरा कैलकुलेट करके दिखाया, फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है बस लिख नहीं रहा हूं सर। यहां से हमें पता चला कि जो लैम्डा है वो तो है 1, और p कितना है? लैम्डा अगर 1 है, उधर जाएगा तो p की वैल्यू बताना जरा। सर लैम्डा की जगह 1 रख रहे हो तो p हो जाएगा, यहां पर रख देते हैं चलो, -15p बराबर 14, और लैम्डा 1 रखा तो -8, तो 6/15, वो भी नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा बेटा -2/5, है ना। तो -2/5 यही आ रहेगा, देख लेना भाई। और कोई अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो तो वो आप संभाल सकते हैं और बता भी सकते हैं। सर अब एक काम करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, इधर देखना जरा, लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 -5, p की वैल्यू कितनी है? -2/5, है ना, p की वैल्यू, k बराबर 7। ये इक्वेशन बताओगे क्या? सर ये और ये गया, ये आ गया 1 + 2k बराबर 7। सर यहां से 2k बराबर आ गया 6k, और यहां से k की वैल्यू आ गई सर 3। फाइनली वी गॉट दिस, है ना। इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा ना। कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, एकदम परफेक्टली फाइन।
तो k की वैल्यू 3 आ गई, जो कि हमें निकाली गई थी, पूछी गई थी इस सवाल में। एक बार देख लीजिए आराम से। ऑब्लिक पैराबोला पे हम कैसे गए, हमने कैसे इक्वेशन लिखी और कैसे कंपेयर किया। आई होप बात समझ में आती है। चलिए जी, प्रूव दैट द पैराबोला, प्रूव दैट वाला सवाल है, बढ़िया है, ध्यान रखना। अगर मेरे को इसको ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो मैं ऐसे बोलता, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर प्रूव दैट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक पैराबोला दे रखा है ये और दूसरा पैराबोला दे रखा है ये, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली एट देयर कॉमन एंड ऑफ लेटर सेक्टम। तो वो बोल रहा है कि ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ऑर्थोगोनली शब्द का मतलब दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा प्लीज, यस 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 प्लीज सर, 90 डिग्री होता है ठीक है। कॉमन एंड ऑफ लेटर सेक्टम, जी बिल्कुल, अभी देख लेते हैं। तो आप एक काम करें, पहले वाले पैराबोला को बनाते हैं, चलिए सर जो पहले वाला पैराबोला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो है वाई स्क्वायर बराबर 4b x माइनस 2a माइनस b, यही है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वर्टेक्स कहां है, तो आप बोलोगे सर वर्टेक्स है इसका 2a माइनस b, x में जो घटा कर लिख रहे हो वो वाली चीज, कॉमा 0 पर, है ना। और ये बनेगा ऐसा, ठीक है जी, हाँ। और अगर मैं इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ जानना चाहूं, या फिर अगर आपको दिखाई दे रही है सर लेटस रेक्टम की लेंथ है 4b, मतलब वर्टेक्स अगर ये है तो इससे फोकस कितनी दूरी पर है, b दूरी पर। तो क्या आप मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, सर ऑब्वियसली बता सकते हैं। इस पॉइंट में b जोड़ दो, सर ये हो जाएगा 2a, 0। सर फोकस से किस पे जाओगे आप, लेटस रेक्टम पे, और लेटस रेक्टम होती है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड दिस। अगर आप इस लाइन पे मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली सर एक्स कोऑर्डिनेट तो 2a ही रहेगा। अच्छा, जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस ही है। कैसे सर, खुद सोचो। अरे वाई कोऑर्डिनेट दोनों के 0 है यार, और कैसे, कैसी बात करते हो। अगर x कोऑर्डिनेट 2a है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, सर यहां से निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4b, x की जगह 2a रखा तो 2a माइनस 2a प्लस b, ये कैंसिल हो गया सर, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। सर y बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 2b, ऑब्वियसली ऊपर वाला 2b, नीचे वाला माइनस 2b। तो हमने एक पैराबोला को प्लॉट कर लिया है विद द डाटा ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम भी बना लिया। अब दूसरे पैराबोला पे आते हैं। सर दूसरे वाला भी मासूम सा ही है। अच्छा, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, ओ भाई, ओ भाई कुछ नहीं है बे, भाई भाई क्या कर रहे हो, सर आप कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। अरे सॉरी, तुम्हारे रिएक्शन ऐसे ही होते ना, ओ भाई चलिए जी सर इसका जो वर्टेक्स है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ 0,2b प्लस a पर है ना। x में से कुछ नहीं घट रहा, y में से ये वाली चीज घट रही है, ठीक है सर। तो इसका जो वर्टेक्स है वो y एक्सिस पर है, इसका जो वर्टेक्स है वो किस पर है, y एक्सिस पर है। सर y एक्सिस कहां है पता नहीं, बट हाँ x एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी यहां कहीं, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि y एक्सिस कहां होगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं, बट कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला कॉमन एंड ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का एक एंड कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ये वाला एंड कॉमन है या ये वाला एंड कॉमन है। तो सर बोले जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही एंड कॉमन है। तो मैंने x की जगह 2a रखा तो 4a स्क्वायर, y की जगह मैं 2b रख रहा हूं तो माइनस 4a यहीं पे है, यहां पे 2b रखूंगा, यहां पर 2b रखूंगा, है ना। मैं चेक करके देख रहा हूं कौन सा एंड कॉमन है, ये गया सर, ये आ गया प्लस 4a स्क्वायर। और अगर आप y की जगह माइनस 2b रखते ये वाला तो ये एंड तो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पे फिर ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है सर, पता चल गया कौन सा एंड कॉमन है। अगर आपको एंड कॉमन दिखाई दे गया तो लो भाई जवाब ही लिख देते हैं, ये लो, वो पैराबोला ऐसा बनेगा, ऑब्वियसली ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव है। हाँ बस काम खत्म, अब और ज्यादा प्लॉटिंग पे नहीं जाते हैं। नाउ सर एक बात बताओ, अगर आपको ऑर्थोगोनल शो करना है कॉमन एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे, ऑर्थोगोनल का मतलब आपने सिखाया था द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल। मतलब सर अगली जो कहानी है वो ये है, इस पॉइंट पे येलो वाले कर्व पे टेंजेंट खींची, ठीक है, येलो वाला पैराबोला समझ गए ना, और इसी कर्व पे ग्रीन वाले पैराबोला पर टेंजेंट खींची।
इफ दे आर सच में ऑर्थोगोनल, ऑब्वियसली है क्योंकि शो करना है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूं कि भैया टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो 90 डिग्री, सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि ये वाला पॉइंट, ये गंदा सा पैराबोला जिसका वर्टेक्स शिफ्टेड है T1 बराबर 0 लगाकर हम इस पे, हाँ क्योंकि ये पैराबोला इस पे बैठा है, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो डायरेक्टली T1 बराबर 0 लगाओ। सर हमें किससे जरूरत है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए कि स्लोप चाहिए? सिर्फ स्लोप चाहिए, बिकॉज स्लोप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो आपको क्लास में बताया गया। एक बात बताओ, अगर पैराबोला ऐसा हो, वाई स्क्वायर बराबर 4b को अंदर भेजना, हाँ, और -4b इंटू 2a माइनस बी, जो पैराबोला ऐसा दिखाई देता है, अगर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए तो क्या आपको dy बाई डी एक्स का ख्याल आया? हाँ, बिकॉज वी ओनली नीड स्लोप। तो सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर 4b। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो ये आ गई बेटा जी 2b अपॉन वाई। सर आप कौन से पॉइंट पर dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो? इस पॉइंट पर, है ना, स्लोप उसी पे तो निकाल रहे हो। और x कोऑर्डिनेट तो इसमें आ नहीं रहा, y कोऑर्डिनेट 2b आ रहा है, तो 2b अपॉन 2b ये आ गया सर 1। मतलब जो आपने येलो वाले पैराबोला पर टेंजेंट खींची है इस पॉइंट पे, उसका स्लोप होगा 1। कैसे पता चला? फंक्शन का डेरिवेटिव और 1। सर सेम काम फिर यहां कर लेते हैं ना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर भाई। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन बोलिएगा प्लीज। मैं इसके लिए भी dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं। सर इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये -4ay हो जाएगा, तो -4ay का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। जब ये टर्म यहां जाएगी तो ये पूरा कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे मैंने यहां पर डेरिवेटिव नहीं लिखा इसका, बिकॉज दैट इज 0। अगर मैं यहां से आपसे dy बाई डी एक्स पूछता हूं तो आप बोलोगे बेटा -x अपॉन 2a। सर कौन से पॉइंट पर चाहिए वो बताओ, डेरिवेटिव आपको कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, कॉमन एंड पे, तो ये 2a, 2b। तो जब मैं x की जगह 2a रखूंगा, क्योंकि सिर्फ डेरिवेटिव जो है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये स्लोप आएगा -1, है ना। सर इसका स्लोप आ रहा है 1, इसका स्लोप आ रहा है -1। टेंजेंट का स्लोप एक पैराबोला के लिए 1 आ रहा है, दूसरे के लिए -1 आ रहा है। बोलो, लिख सकते हैं क्या वो वाली बात? हाँ, अरे अरे, ज्यादा स्टाइलिश। HP 2 बार। हमारा फिजिक्स वाला है पावरफुल, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? अरे भैया अब कुछ लोग सोच रहे हो आपने ये लिख तो दिया, हमें तो नहीं समझ में आया। अरे एक का स्लोप 1, दूसरे का स्लोप -1, दोनों का प्रोडक्ट -1, लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट मींस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। जेई एडवांस 2016 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जेई वालों की ये कोशिश रहती है कि वो एक कहानी लिख के दें, उस कहानी में डायग्राम बने और बच्चे उसको सॉल्व करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस सवाल से बिल्कुल मत घबराइएगा। और अगर आप इस लैंग्वेज से घबराते हैं, सर C2, C3, R2, R3, Q2, Q3, ये कौन लोग हैं, तो ऐसा जेई वाले हर छोटे सवाल में करते हैं। जबरदस्ती के पैरामीटर, जबरदस्ती के पैरामीटर्स डाल देंगे, जबरदस्ती के 50 चीजें बताएंगे। सर जो आप क्लास में बोल के निकल जाते हो कि एक सर्कल है, एक पैराबोला है, तो वो यहां पर बोलेंगे ऐसे, सर्कल है C1, पैराबोला है P1, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R1 पर, दूसरी जगह R2 पर, तो P1, C1, R1, R2 देखते ही बच्चा कंफ्यूज। सर ये क्या है? नाम है, नाम है, मत डरिएगा, कभी मत डरना, कभी मत डरना इस चीज से। और अगर आप इस चीज से डरोगे तो पहले ही बता देता हूं भैया, ये जेई वालों की आदत है इतना इतना छापने की, और वो ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं सर, फिर डील विद इट। तसल्ली से सवाल पढ़ते हैं। द सर्कल C1, ये लो भैया शुरू होते ही। सर्कल C1 है, ध्यान रखना, x² + y² बराबर 3 विद सेंटर O, सेंटर का नाम भी O रख दिया। इंटरसेक्ट्स द पैराबोला, ये वाला, एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतने से ही डायग्राम। क्योंकि सर इतनी बड़ी बड़ी कहानी हम पेपर में 5-5 बार थोड़ी पढ़ेंगे, तुरंत जो जो समझ में आ रहा है फटाफट डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, आपको सवाल सॉल्व करने की टेक्निक भी तो सिखाई जा रही है भाई यार, तुम काहे परेशान हो रहे हो?
और सर पैराबोला ऐसे वाला है, एक्स स्क्वायर बराबर 2y, और सर्कल सर हमें दिखाई दे गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज P, है ना, इंटरसेक्ट्स द एट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बारी है, फटाफट दोनों को सॉल्व करते हैं सर। दोनों कर्व्स को सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर की जगह y पटको ना, मैंने कहा ठीक है भाई 2y, क्योंकि दो कर्व्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में उठा के रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह 2y, वाई स्क्वायर पहले से ही था और ये आ गया 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 4, क्योंकि मुझे यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, और y प्लस 1 आ जाएगा बेटा प्लस -2, तो y की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी -3। 1 और -3, ऑब्वियसली -1 तो होने से रही, -3 तो होने से रही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा 1, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर √2, है ना। देख लो भाई आराम से, √2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर्स का सम 3 आएगा, और √2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने पॉइंट P निकाल दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, ये तो सिर्फ एक रास्ते का छोटा सा पड़ाव था। लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट P टचेस द टू सर्कल C2 C3 एज R2 R3। अब इसके अंदर डायग्राम में हौच पौच नहीं कर रहा हूं, अलग से बना रहा हूं। सर क्या नहीं कर रहे हो, दोबारा बोलना। हौच पौच, कुछ गड़बड़ बोली क्या बे? नहीं सर सही है। अब वो बोल रहा है इसी पॉइंट पर हमने पॉइंट P पर ही √2,1 पर इस सर्कल पे टेंजेंट खींची। अगर मैं आपसे इक्वेशन जानना चाहूं t1 बराबर 0 से, तो √2x प्लस वाई बराबर 3, यही हो जाएगा। ये पॉइंट इसके ऊपर है और इसी पे टेंजेंट लिखनी है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी बेटा √2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो टेंजेंट है P पर, ये टच करती है दो और सर्कल्स को C2 C3, जिनका नाम है, और जिन पॉइंट्स पे टच करती है वो R2 R3 है। सर्कल का नाम C2 C3 है, जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है वो पॉइंट R2 R3 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हाँ, मतलब C2 को R2 पर, C3 को R3 पर। सपोज C2 C3 हैव इक्वल रेडियाई, दोनों सर्कल्स की जो रेडियाई है वो बराबर है। ठीक है सर, 2√3, एंड उनके सेंटर्स है Q2 Q3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, Q2 Q3 लाइज ऑन y एक्सिस, ये जो दोनों के सेंटर है ना, ये y एक्सिस पर बैठे हैं। ठीक है भाई, सारी इंफॉर्मेशन को समझते हुए अब मैंने और डायग्राम आगे बढ़ाया। ठीक है, यहां से मैं कुछ कुछ चीजें हटाना चाहूंगा। एक बार एक्स एक्सिस हटा देते हैं, और सर इस वाई एक्सिस को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अरे भाई, हाँ ठीक है। ये सिर्फ वाई एक्सिस, पॉइंट P इस सर्कल के ऊपर नहीं है बेटा जी, अलग है, पहले ही बोल दे रहा हूं। इस पॉइंट P और इस येलो वाले सर्कल का कोई लेना देना नहीं है। वो बोल रहा है, सुनते जाना, अब डायग्राम में देखे इंफॉर्मेशन कैसे प्लॉट करते हैं। उसने बोला एक तो है C2, एक है C3, जो कि C2 को लाइन टच करेगी R2 पर, और ये पॉइंट P हटा दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, और C3 को पॉइंट टच करेगी R3 पर। ठीक है, C2 का सेंटर है Q2 और C3 का सेंटर है Q3, और ये y एक्सिस पर बैठे हैं, इसका Q2 और इसका Q3। ठीक है जी, समझ में आया। पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, डोंट नो यहां भी हो चाहे यहां भी हो। पॉइंट P यहां ले लिया √2,1, और इनकी सबकी रेडियस भी दे रखी है। इसकी रेडियस है बेटा 2√3 और इसकी भी रेडियस है 2√3। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। Q2 Q3 की वैल्यू पूछी है, बहुत बढ़िया। R2 R3 की वैल्यू पूछी है, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3 पूछा है। O इज द ओरिजिन, बिकॉज O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, लिखा हुआ है। और सर आपसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ2 Q3 पूछा है। ठीक है जी, तैयार हैं आप लोग? हाँ सर, जबरदस्त तरीके से। हाँ सर, एक बात बताओ, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ कॉमन ऐसे सर्कल में जो डायग्राम बनाए गए हमें, है ना? अब एक बात बताओ, अगर मुझे दोनों का सेंटर पता चल जाए, मजे आ जाएंगे।
अब मेरी बात ध्यान सुनना, सेंटर निकालने का तरीका। किसी भी एक का सेंटर मान लो 0, अल्फा। सर 0, अल्फा क्यों माना? क्योंकि वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और वो इस लाइन को टच करते हैं, ये लाइन मतलब √2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 वाली लाइन को टच करते हैं। क्यों? क्योंकि दे रखा है। और इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी कितनी होगी? इसकी रेडियस के बराबर। लगाना जरा इसी कोई कंडीशन में जल्दी से। सर इस पॉइंट की इससे दूरी दैट इज अल्फा माइनस 3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, तो सर ये आ जाएगा √3 बराबर ये डिस्टेंस कितनी है? 2√3। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा माइनस 3 का मॉड कितना आ गया? सर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा माइनस 3 एक बार तो 6 के बराबर और एक बार अल्फा माइनस 3 माइनस 6 के बराबर, सर यहां से अल्फा आ गया 9 और यहां से अल्फा आ गया -3। सर दो जवाब क्यों आने चाहिए थे? आने भी चाहिए थे भैया, ऐसे दो सर्कल्स हैं तो दोनों के सेंटर निकल आए, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आता है? क्या आपको लॉजिक समझ में आया? मैंने इसका सेंटर माना 0, अल्फा, ये लाइन इस पे टेंजेंट है और रेडियस दे रखी है, तो मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, वहां से अल्फा आ गया। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका सेंटर है बेटा 0,9 और इसका सेंटर है बेटा 0,-3। तो पहले तो Q2 Q3 के बीच की दूरी बता दो। सर 9 और 3 12, Q2 Q3 के बीच की दूरी इज 12। डन फॉर द डे। ये तो हो गया सर खत्म। R2 R3, एक बात बताओ, R2 R3 पूछने की बजाय अगर मैं रेडियस या फिर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछता तो ज्यादा आसानी से जवाब बता पाते ना। ये क्या है? इस पूरे डायग्राम को ऐसे घुमा के देखो तो भाई साहब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही तो है। ये रहा Q2, ये रहा Q3, सर ये रहा R3 और ये रहा R2। क्या आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी सिखाई गई है? हाँ सर। किसी भी, अब यहां पर दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हैं तो किसी भी एक सर्कल के रेडियस से दूसरे वाले की रेडियस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ये लो, R2 R3 जितना होगा सर वही डिस्टेंस ये हो जाएगी x। ठीक है सर, ये डिस्टेंस कितनी है? Q2 Q3 12, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस 2√3 और ये वाली डिस्टेंस भी 2√3। कैसे? अरे यही तो करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए, छोटे वाले सर्कल के से सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अब की बार से दोनों बराबर है तो किसी भी एक के सेंटर से दूसरे वाले पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। जो लेंथ R2 R3 है वही ये होगी, बिकॉज ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब आप x निकालना चाह रहे हो। ये दूरी 2√3 थी, ये दूरी भी 2√3, तो ये भी 2√3। फाइनल आंसर इज 4√3। मैं आपसे फटाफट x स्क्वायर जानना चाहूंगा। सर 144 बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसका 16 48 बराबर x या प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 6 और 9 है ना। और 96 का रूट कितना होता है बेटा? 16 इंटू 6 96। बिल्कुल सही। R2 R3 यही हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 4√6। देख लेना, 16 इंटू 6, हाँ बिल्कुल सही 96, तो इसका रूट 4√6 हो जाएगा बस। एरिया ऑफ द ट्राइंगल OR2 R3, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OR2 R3। सर ये रहा R2 R3, O कहां है? ओरिजिन है कोई? अच्छा, कैसे करें फिर? इस एरिया का, ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। अलग से सोचते हैं हम। कैसे सोचते हैं? अलग से। सर यहां पर कहीं पर R2 है और यहां पर कहीं पर R3 है अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। ठीक है जी। O पक्का यहां कहीं ना कहीं होगा। मैंने कहा वाह, ठीक है जी। इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो। सर आपने अभी बताया कि R2 R3 की लेंथ है वो ये रही 4√6। ठीक है, कनेक्टेड सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं किया गया है, वैसे टाइम टेकिंग भी है। अगर हमें कोई ये वाली चीज बता दे, ये वाली डिस्टेंस d बता दे, तो मैं एरिया बता दूंगा। हाफ बेस इसको ले रहा हूं तो हाइट ये। सर ये वाली चीज मतलब आप R2 R3 की दूरी ओरिजिन से पूछ रहे हो। मैंने कहा R2 R3 इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन पता है क्या? ये रही। तो R2 R3 जो लाइन है उसकी इक्वेशन है बेटा कितनी? √2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। फटाफट मुझे इस लाइन की ओरिजिन से दूरी बताओ जिसको आप d बोल रहे हो। सर ये हो जाएगा -3 अपॉन
√3 का मॉड, है ना, देख लेना भाई, ये आ गया √3। तो मतलब मैं डी बोल सकता हूं दिस इज √3, यस और नो, डी बोल सकता हूं दिस इज √3, काम खत्म। अगर सर डी की वैल्यू √3 है तो आप एरिया बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, व्हाट इज एरिया? हाफ बेस 4√6 इंटू हाइट √3। ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा यहां से 3 × 2 6√2, है ना, बिकॉज √6 हो जाएगा, √2 × √3, एक और √3 और एक 2 है, तो ये हो गया 3 2 6 6√2 आ गया, बिल्कुल सही। वाह सर, ये भी सही है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ2Q3, अरे यार PQ2Q3 का एरिया कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, परेशान नहीं हो रहे ना। अब ये जेई एडवांस का सवाल है और इसमें कुछ नहीं 50 चीजें एक साथ लग रही है, एक एक चीज को अलग अलग करके बताऊंगा, सब जानते हैं हम, बस पेपर में पेशेंस रखते हुए सर हमें ये सवाल सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं। यहां देखोगे डायग्राम, बस घबराना मत। सर ये रहा Q2 वाह, ये रहा Q3, पॉइंट P यहां कहीं है जिसका कोऑर्डिनेट है √2, 1। सर ये वाली दूरी जो है ये आपने अभी बताई, ये 12 है, और जो ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है वो ये है। एक बात बताओ, यहां से अगर परपेंडिकुलर डालूं, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? सर दिस लाइन इज y एक्सिस, Q2 Q3 y एक्सिस पे बैठे हैं, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी इसका x कोऑर्डिनेट। सर ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, एरिया लिखेंगे जरा ध्यान सुनना, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर या हाइट। सर ये आ रहा है 6√2, वो बोल रहा है 4√2। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ABC इज द करेक्ट आंसर। छोटी छोटी बातें हैं, बस बातों को वो मिला देते हैं। यस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, मत घबराना, चाहे जो हो जाए मत घबराना, अपने आप को पेपर में बैठकर जरूर समझाना कि ये सिर्फ उनका एक जाल है, ये सिर्फ उनका एक जाल है, और अगर इस जाल से निकले बाहर तो आगे जिंदगी बवाल है। वाह सर, क्या शायरी है। मैंने बोला तो था ऐसा करते हैं वो। आप कोई भी जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा के देखो ना यार, पहले ही अपना डर खत्म करके जाओ। सर क्लास में जेई मेंस में जो आप एग्जांपल्स करवाते हैं उनमें बड़ी छोटी छोटी लैंग्वेजेस लिखी होती है, कैलकुलेशन वाइज मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां तो ये पहले इंस्टेंस पे ही डरा रहे हैं। सर ये स्टोरी लिखी हुई है, बचपन में जब हम सवाल सॉल्व करते थे इतने बड़े बड़े तो हम ऐसे लिख के आते थे, इससे भी छोटे वर्ड गिन लो चाहे, पर यहां पे कहानी लिख दी उसने, उस कहानी को पढ़ना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए जी, इसमें एक मजेदार चीज है जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। लेट T be the line passing through this point and this point, F1 be the set of all pair of circles, समझा रहा हूं, घबराना मत, touching T such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q। सुनो ध्यान से, अब यहां पर नाम रखे जा रहे हैं। T जो है वो एक लाइन है, T जो है वो एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, -2,7 और Q 2,-5। ठीक है सर। F1 be the set of all pair of the circle such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q। मतलब S1 वो वाले सर्कल्स के पेयर हैं, S1 वो वाले सर्कल। अच्छा एक और चीज आगे पढ़ो पूरा, ऑल्सो S1 S2 टचेज ईच अदर एट ए पॉइंट से M। मतलब इस पॉइंट को थोड़ा नजदीक ले आते हैं, पॉइंट Q जो है वो है बेटा 2,-5। अब ऐसे कुछ सर्कल्स हैं, ध्यान सुनना, ऐसे कुछ सर्कल्स हैं जो इसको तो यहां टच करते हैं, और इसको यहां टच करते हैं, और एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट M पर। ठीक है, हाँ समझ में आया। ये जो है लाइन है T, S1 S2 ऐसे सारे पेयर्स, ऐसे कितने पेयर्स हैं सर? S1 S2 बहुत सारे बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको एक लाइन दूं, उस पे 2 पॉइंट्स दूं,
इन पे टच करते हुए सर्कल्स कितने बना सकते हो सर? बहुत सारे। ये लो, एक की रेडियस बढ़ा दो, एक की कम कर दो, ऐसे करके बहुत सारे। हर एक पेयर को जो आपस में भी टच करेंगे उसको वो बोल रहा है सेट F1। मतलब इस पूरे को कंबाइंड, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? इस सेट से बिलोंग करते हैं। समझ पा रहे हो? जबरदस्ती के नाम दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक की कहानी खत्म। लेट इवन बी द सेट ऑफ, या लेट इवन बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ पॉइंट M एज द पेयर S1 S2 वेरीज इन F1। अब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे आप S1 S2 को वेरी करवाओगे, मतलब सर्कल को एक को छोटा एक को बड़ा करोगे, तो ये पॉइंट M अपनी जगह से हिलेगा। इसका लोकस बताइए प्लीज। नाउ तो मैं आपका ध्यान पहले तो इसके लोकस पे ले जाना चाहूंगा। यही वो अच्छी चीज है जो मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं कि अगर 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 समझ रहे हो ना भाई? हाँ, एक फिक्स लाइन हमें दे दी, एक फिक्स लाइन दे दी, ठीक है? इसको पॉइंट M पे टच कर रहा है, इसको पॉइंट P पर टच कर रहा है, इसको पॉइंट Q पर टच कर रहा है। पॉइंट P और Q वेरी कर सकते हैं, मतलब वेरी नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड है। बट आप इन सर्कल्स की रेडियस बढ़ा कम ज्यादा कर सकते हो। मूवमेंट इमेजिन करने के लिए आप इमेजिन करो कि P पर टच करने वाला सर्कल की रेडियस कम होगी, Q वाले की बढ़ गई, तो पॉइंट M अपनी जगह से हिलेगा। और सर ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ आ गए तो पॉइंट M फिर अपनी जगह से हिलेगा। तो जब ये वेरी कर रहे हैं तो पॉइंट M हिलेगा। हमें पॉइंट M का लोकस चाहिए। पॉइंट M का क्या चाहिए हमें? लोकस। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी। तो एक बात बताओ, यहां पर एक मजेदार कंडीशन निकल के आती है, वही मैं आपको कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, वो क्या कंडीशन है, ध्यान सुनना। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करो, ठीक है? सुनते जाना आराम आराम से, क्योंकि ये एक लोकस का बढ़िया सवाल है। अभी मुझे नहीं पता उसने सेंटर्स क्या नाम रखे हैं, बट मैं तो इस सवाल को एज ए सेपरेटली ट्रीट कर रहा हूं। ये रहा, ठीक है? हाँ, और यहां से परपेंडिकुलर डालो। डाल दिया सर, ये ठीक है? सर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, हाँ है ना? सुनते जाना आराम आराम से। अब लाइन का रंग थोड़ा बदल देते हैं। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। अब चीज सुनना जरा ध्यान से। सर अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। क्यों सर? क्योंकि इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स आर रेडियस और ये बराबर है। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि ये और ये बराबर, ठीक है? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, सर पूरा एंगल 90 डिग्री है तो दिस इज π/2 माइनस बीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर दिस इज π/2 माइनस अल्फा। अब एक और एंगल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर मान लेते हैं ये थीटा है, है ना? मान लेते हैं ये थीटा है। अच्छा, तो एक चीज समझ में आ रही है कि C1 से लेकर C2 तक जाने वाली लाइन पर तीन एंगल बनते हुए मुझे दिखाई दिए, एक अल्फा, एक बीटा और एक थीटा। तो एक लाइन पर बनने वाले कंप्लीट एंगल्स का सम होता है बेटा पाई, ठीक है? दूसरी चीज जो मुझे यहां नजर आ रही है वो है इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम। एक एंगल है थीटा, एक एंगल है π/2 माइनस बीटा और एक एंगल है सर π/2 माइनस अल्फा। और ये कंप्लीट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? पाई। तो थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 0, क्योंकि इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? पाई और पाई कैंसिल। थीटा की वैल्यू आ गई बेटा अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा रख देते हो तो पहले से एक और थीटा है, ये आ गया पाई। तो थीटा बराबर आ गया बेटा π/2। ये एक मजेदार रिजल्ट है जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना? मतलब सर जो याद रखने वाली बात है वो ये है, दिस इज ऑलवेज ट्रू
मैंने कोई किसी की रेडियस थोड़ी फिक्स की है, कुछ नहीं फिक्स किया। अगर किसी लाइन में, अगर किसी लाइन को दो सर्कल्स ऐसे टच करते हैं, ठीक है, और वो दोनों सर्कल्स आपस में भी टच करते हैं, तो ये और इस लाइन को ज्वाइन करने वाली एंगल 90 डिग्री होता है। ये को ज्वाइन करने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ गए? ये वाला रिजल्ट याद रखना है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी कॉपी में भी लिखें। मैं क्या चाहता हूं, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिखें। दोबारा रिपीट करता हूं, एक लाइन को एक सर्कल ऐसे टच कर रहा है, दूसरा सर्कल भी ऐसे टच कर रहा है, दोनों सर्कल्स आपस में भी टच कर रहे हैं। जहां पर ये टच करेगा, वो जहां पर सर्कल लाइन को टच कर रहे हैं वो वाले दोनों पॉइंट्स, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, ये जो एंगल होगा दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने यहां पर प्रूव करके दिखाया आपको। चलिए भैया, अब एक बात बताओ, पॉइंट पी, अब मैं इस रिजल्ट के बाद में अब हम चलते हैं लोकस वाले पे। एम जो है वो इसका लोकस निकालना है। 2, -5 -2, 7, 2, -5 -2, 7। लोकस ऑफ पॉइंट एम चाहिए तो h, k क्या होना चाहिए जरा बताना सर? इस लाइन का स्लोप pm का, दैट इज k -7 अपॉन h + 2, k -7 अपॉन h + 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप्स को -1 कर रहे हैं, प्रोडक्ट -1। यही तो सिखाया गया लोकस में। मैं बस पॉइंट देख लूं एक बार, ठीक लिखा ना मैंने? एक तो है -2, 7, एक 2, -5, 2, -5 -2, 7। और यहां से अगर मैं स्लोप पूछूं तो सर दिस इज k + 5 अपॉन h -2, है ना? और वैसे भी आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट m का लोकस आता है ना, ये एक सर्कल होता है जिसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड ये दोनों लोग होते हैं। यही तो लिखा हुआ है, देख लो। ये क्या लिखा हुआ है जरा बताना। अच्छा, ये बराबर 0 कैसे कर दिया सर आपने? स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होना चाहिए। सारी चीज ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है बेटा h + 2 इंटू h -2, k -7 इंटू k + 5 बराबर 0। समझ गए? लोकस समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, काम खत्म। ये है हमारे पास जो m का लोकस आया। लेट सेट ऑफ, एक सेकेंड, इवन बी द सेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ दिस। तो ये जो है ये इवन है, ये इवन है। समझ गए? हाँ। लेट द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इवन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट R1, 1 बी F2। अब ये क्या बोला है सर? और आगे कहानी बढ़ रही है, रुक ही नहीं रहा है भाई। बहुत बढ़िया। इवन क्या है, मतलब कौन से सेट की बात कर रहा है? लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इवन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R1, 1। इवन जिसकी वो बात कर रहा है वो एक सर्कल है। इवन जिसकी वो बात कर रहा है वो क्या है? एक सर्कल है। आपको दिख रहा है? वो बोल रहा है कि हमने R1, 1 से, सुन दो वापस, लैंग्वेज सुनिए प्लीज। लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब इवन पर दो अलग अलग पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन किया। दो अलग अलग पॉइंट्स लिए, इवन पर दो अलग अलग पॉइंट्स लिए और उनको ज्वाइन किया, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट R1, 1 ऑफ BF2। ऐसी जो लाइंस है उनको बोल रहा है बेटा F2। ठीक है? हाँ, दो अलग अलग पॉइंट्स को और R1, 1 से पास करने वाली लाइन को ये। ठीक है, अब सुनना जरा। E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द F2। E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ F2। let E2 be the set of midpoints of the line segment of the F2। तो F2 क्या है? ये रहा। इसके मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को वो बोल रहा है E2। यही ना? E2 जो है वो इसके मिड पॉइंट का, ठीक है, मतलब सर इसके मिड पॉइंट निकालिए।
और जो मिड पॉइंट है उसको मान लेते हैं सर अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और ये जो जवाब आएगा वो कौन है, E2। समझ गए? समझो यार, समझो प्लीज, क्या कर सकते हैं, अब यही इसकी लैंग्वेज है तो मैं इसको बदल नहीं सकता हूं, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। F2 वाले लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट को वो E2 बोल रहा है, और फिर उसके बारे में सारी कहानी E1 E2, let E2 be the set of midpoints of line segments in F2। ठीक है, मतलब सेट ऑफ का मतलब है, यहां से सेट ऑफ से मैं आप समझाना चाहूंगा लोकस। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाल लो यार। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी? ये सर्कल की इक्वेशन बताओ। ये E1 है सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यहां से कितना आएगा, -7k प्लस 5k -2y, और यहां से आएगा -4, यहां से आएगा -35, -39 बराबर 0। देखना जरा मैंने E1 सही लिखा है क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो आप क्या करोगे? इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो बेटा, यूजिंग कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला? T1 बराबर S1। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा ले लो, चाहे H कॉमा K ले लीजिए। T1 बराबर S1 कैसे लिखोगे सर? ये रहा पॉइंट, T1 लगाइए T1 लगाइए फटाफट सर। ये हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y, है ना? इस पॉइंट को यूज करके इस सर्कल में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। -y प्लस बीटा, क्यों? अपॉन 2 कैंसिल हो गया। -39 बराबर S1 का मतलब ये पॉइंट इसके अंदर रखना है, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा -39। ये और ये गया। और सर अभी आप क्या करो, ये जो पॉइंट है, ये वाली पूरी लाइन ये 1,1 से भी पास करेगी। T1 बराबर S1 से आपने इस लाइन की इक्वेशन लिखी जो कि 1,1 से भी गुजरती है। तो जहां पर x और y दिख रहे हैं बेटा, वहां पर आप 1 1 रख दो। ओ ओ ओ, ठीक है ना? 1 1 -1 माइनस बीटा, और ये ठीक है। ठीक है सर, अब एक बार बताओ, अल्फा कॉमा बीटा का ही आपको लोकस चाहिए था, तो सर वही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा बराबर अल्फा -1। आई होप कोई एरर नहीं किया हो मैंने। सर अब एक काम करो, अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y, अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, -x इधर आ जाएगा -2y प्लस 1 बराबर 0। ये रहा सर। ये भाई साहब कौन है? ये है E2। इस पॉइंट के लोकस को ही वो E2 बोल रहा था। E2 समझ में आ गया, E1 समझ में आ गया। अब कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है वो E1 के ऊपर लाई करता है, लाइज इन मतलब अंदर लाई करता है। तो -2,7 को चेक करिएगा सर। -2,7 जो है वो इस सर्कल के अंदर नहीं, ऊपर लाई करता है, क्योंकि -2,7 क्या है? इस सर्कल का डायमेट्रिकल अपोजिट एंड। तो ऊपर लाई कर रहा है कि अंदर लाई कर रहा है? सर इन नहीं, ऊपर। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर वो ऐसा बोलता कि ये लाइन, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है ऑन, तब समझ में आता। पॉइंट ½1 लाइज इन E2, तो E2 ये रहा यार, सॉरी E2 ये रहा। और इसमें देख लो ½1 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? सर x की जगह हाफ, y की जगह 1, ये कितना आ जाएगा? 5/4 पूरा रखने के बाद में। सर ये -1 -3/2, 4 एलसीएम लोगे 5 -6 -1/4 आ रहा है। मतलब वो जो ½1 था मैंने इसमें रख के देखा, पूरा का पूरा S1 जो है या फिर जो S है वो नेगेटिव आ रहा है। देख लेना भाई, अगर नेगेटिव आ रहा है किसी पॉइंट को रखने पर, इक्वेशन S1 की नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या है? वो लाइन के मतलब वो लाइज इन वाले कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही। 4/7,
5 डज नॉट लाइज इन E2। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके कहां गया, इसके अंदर नहीं लाए करता। तो चेक करके देख लो, चेक करके देख सकते हैं आप। अगर ये पॉइंट उसके अंदर लाए करता हुआ, डज नॉट लाई की बात कर रहा है, तो 4/7 और 7/5 उस इक्वेशन में E2 में रख के देखो। अगर पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए तो ये स्टेटमेंट सही है ना, और अगर नेगेटिव आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप खुद चेक करेंगे। यहां आ जाइए, द पॉइंट 0,3/2 डज नॉट लाइज इन E1। 0,3/2 को उठाकर इसमें रख के देखना है, ये रहा E1। ठीक है, इन और ऑन पहचान लेना, इन, ऑन और आउटसाइड, ये बात आप पहचान सकते हैं। तो पहले एक बार पूरा सवाल पढ़िए। इस सवाल में जो बवाल हुआ, एक तो ये लोकस पता होना चाहिए, जी बिल्कुल, और E1 लिख लिया, फिर E2 लिख लिया, और कुछ नहीं, कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे पास करने वाला इनको T बोल रहा है, फिर 2 सर्कल्स टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को M बोल रहा है, उसका लोकस निकाला, उसको अब सर्कल 1 ना बोलने की जगह उसको सेट बोल दिया। जैसे ही सेट बोला, बहुत सारे लोग चित बोले, सर पता नहीं सेट कहां से आएगा। कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप इसको समझा मतलब समझा तो किसी को कह सकते हैं, बट समझ सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉपी में नोट करने वाला है बेटा। लो जी, जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो था पूरा का पूरा सर्कल का। नाउ ये वाला जो सवाल है, ये भी पूरा का पूरा सर्कल का है। जल्दी से देखते हैं। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल विच सबटेंड्स राइट एंगल एट पॉइंट A,0 इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अगर लोकस निकालते हैं तो यहां पर पॉइंट, यहां पर कुछ P दे रखा है, उसको आपको बताना है कि वो P क्या होगा। नाउ फटाफट अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, तो एक सर्कल दिया गया है सर, बहुत बढ़िया, और सर्कल जो है उसकी इक्वेशन सबको दिखाई दे रही है, दैट इज x² + y² = 4। ये रहा सर्कल की इक्वेशन। ठीक है जी, इसके उन कॉर्ड्स की बात कर रहा है बेटा, इसके उन कॉर्ड्स की बात कर रहा है, या उनके मिड पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है, जो कि A,0 पर 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। A,0 ऑब्वियसली सर x एक्सिस पर होगा। ये रहा A पॉइंट, ये रहा पॉइंट B, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज A,0, और यहां पर ये 90 डिग्री सबटेंड करता है। नाउ इसमें आप होमोजिनाइजेशन मत सोचिए, बिकॉज होमोजिनाइजेशन हम तब लगाते हैं जब एक लाइन कर्व को 2 जगह काटे और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाला लाइन ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करे। ठीक है, हाँ, तो ये ओरिजिन नहीं है, ये A,0 पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसका कुछ मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को बोल रहा है H,K। H,K का ही लोकस आपसे पूछा गया है। 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट इज ज्योमेट्री, अनदर इज थ्योरेटिकल कंडीशन। दोनों तरीके से देखते हैं। पहले फटाफट मेथड 1 देखेंगे। मेथड 1 मतलब ज्योमेट्री से। अब जो मैं यहां पर बोलता जा रहा हूं, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा जरूर। एक काम करो, अगर मैं इस पॉइंट M को इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं, सर्कल के सेंटर से, तो आप इस बात से एग्री करेंगे सर ये एंगल 90 डिग्री होगा। सेंटर को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो सर वो एंगल 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। तो आपको अगर मैं M, A और ये वाला पॉइंट O बोलूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। कौन कौन सा? O, ये रहा पॉइंट M, और ये रहा पॉइंट A। यस और नो? अब मैं आपसे ये वाली डिस्टेंस जानना चाहता हूं कि O की A से डिस्टेंस कितनी होगी। सो दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड दैट इज 2। अगर मैं आपसे OM जानना चाहूं तो सर दिस इज वेरी इजी। M के कोऑर्डिनेट पता है, O के कोऑर्डिनेट पता है, सर ये आएगा √h² + k²। यहां से हम AM निकाल लेंगे। अच्छा, AM को निकालने का एक और तरीका भी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, अगर AB को डायमीटर लेकर एक सर्कल खींचूं, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचूं, तो वो O से पास करेगा, है ना? जी बिल्कुल। तो सॉरी, O से नहीं, A,0 से। वापस से देखो, अगर मैं AB को डायमीटर लेकर एक सर्कल खींचूं तो ये A,0 से 100% पास करेगा, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल की कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है सर। अब आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं, जरा देखना। हाँ जी, तो एक सर्कल जिसमें AB जो है वो डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, AB जो है वो डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, M ऑब्वियसली उसका सेंटर हो जाएगा, और यहां पर कहीं पर पॉइंट है A,0,
और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। तो एक बात बताओ क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये और ये दूरी बराबर है, ये तीनों दूरियां? कैसे सर? क्योंकि अगर ये ग्रीन वाले सर्कल का डायमीटर ए बी है, उसका मिड पॉइंट एम इस सर्कल के लिए लगेगा सेंटर, सेंटर से पेरीफेरी सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले किन्हीं भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लो, वो रेडियस के बराबर होता है। तो मैं यहां से, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा h, के, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि am बराबर ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी बताना जरा सर? ये दूरी हो जाएगी h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये दूरी रही am। अब यहां से मैंने am लिखा और यहीं पर am चिपका दिया, जरा बोलना सर ये कितना है? h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई करनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख रहा हूं साथ में इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। ध्यान से अगर देखता हूं तो बेटा ये आता है 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2ah, ये गया ये गया ये गया ये भी गया, ये भी लिख लिया सर। यहां बचेगा प्लस ए स्क्वायर और ये 4 यहां ले आए तो माइनस 4 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को आप एक काम करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 बराबर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए एच प्लस ए स्क्वायर माइनस 4/2, है ना। नाउ सर ये दिख रहा है हमें लोकस, और लोकस में जो फेवरेट स्टेप है आपका वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4/2, और सर यही उसने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस p/2। तो मेरे ख्याल से सबको p की वैल्यू दिखाई देगी होगी, दैट इज 4। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। वापस सोचो क्या किया। पहले तो मैंने मिड पॉइंट दे रखा है, तो सेंटर के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये वाला एम ओ और ए लेकर एक राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना लिया। ओ एम हमें पता है, ए एम निकालेंगे, ओ ए इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट इज 2। अब ए एम निकालने का लॉजिक क्या है? अगर आप ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाते हैं, ए बी को अगर आप एक डायमीटर लेकर सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल को a,0 से गुजरना पड़ेगा, उस सर्कल को a,0 से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो am, mb और ये वाला डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे, बिकॉज ये इस ग्रीन वाले सर्कल की रेडियस है। तो am तो यहां से लिख दिया और ये वाली डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दिया, ये जो वैल्यू आई यहां पटकी, यहां से जवाब निकाल लिया। नाउ अब मैं आता हूं मेथड 2 पर, जिसमें ज्योमेट्री कम थ्योरेटिकल रिलेशन ज्यादा लग रहा है। एक बात बताओ, व्हाट इज ए बी? सर ए बी जो है वो येलो वाले सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड या कॉर्ड है हुज मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। तो क्या आप मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी बता सकते हैं येलो वाले सर्कल के लिए? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे बताएंगे सर? T1 बराबर S1 से। ठीक है जी, आपको ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस पे T1 बराबर S1 लगाना है बेटा, और T1 S1 किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? H कॉमा के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स एच प्लस के वाई माइनस 4 बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। ए बी की इक्वेशन आ गई सर, एक्स एच प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक तरीके से हमने ए बी की इक्वेशन निकाल ली, दैट इज यूजिंग T1 बराबर S1 मिड पॉइंट वाला जो हमें पता होता है। अब एक और चीज ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपका ध्यान यस सर इन दो सर्कल्स पे ले जाना चाहूं, एक येलो वाला सर्कल, एक ए बी वाला सर्कल, तो ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, ये क्या है सर? ए बी इज ऑल्सो कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल। इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड बोल दीजिए, या इस पर्टिकुलर केस में रेडिकल एक्सिस बोल दीजिए, क्योंकि रेडिकल एक्सिस ही कॉमन कॉर्ड है। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ ए बी एज ए कॉमन कॉर्ड भी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ ए बी एज कैसे लिखूंगा? एज कॉमन कॉर्ड। एक बात बताओ, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है सर? S1 माइनस S2 बराबर 0। हाँ है ना? ठीक है जी, जो S1 है वो ये वाला सर्कल है, ध्यान सुनना, S1 ये वाला सर्कल, तो ठीक है इसकी इक्वेशन लिख दो।
सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। और जो S2 है वो कौन सा सर्कल है वो आपको बताना पड़ेगा। S2 सर ये वाला सर्कल है, S2 ये वाला सर्कल है, जिसका ये वाला सर्कल ये रहा, जिसका सेंटर है H कॉमा के और रेडियस है AM। सेंटर है H कॉमा के, रेडियस है AM। तो मतलब अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन आपसे पूछूं तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो सर आप यहां पर इक्वेशन लिखोगे, सेंटर है H कॉमा के और रेडियस है, वैसे तो अगर इक्वेशन लिखनी होती बराबर आर स्क्वायर लिखता, बट सर रेडियस को इस तरफ लाके लिखना पड़ेगा आपको अब की बार, S1 माइनस S2 लिख रहे हो। तो ये रही रेडियस, इसको बताओ सर, ये हो जाएगा h माइनस ए का स्क्वायर, h माइनस ए का स्क्वायर और k स्क्वायर। ठीक है जी, आया ना, ठीक लग रहा है क्या? हाँ जी सर, ये हो गया S1 माइनस S2 बराबर 0। एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। ये भी इक्वेशन ऑफ ए बी है सर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। यहां से आएगा जरा देखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और माइनस 2xh आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से आएगा सर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आया ना, माइनस 2yk आएगा तो वो प्लस 2yk हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा सर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर बराबर 0। एक बार फटाफट देखना कौन कौन गया सर, ये और ये तो गया सर, माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एच, ये और ये भी गया। तो क्या क्या बचा सर, एक बचा 2xh प्लस 2yk, 2xh प्लस 2yk प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah और यहां लिखा हुआ है बेटा माइनस 4। तो माइनस 2ah वाली टर्म पहले लिख रहा हूं और यहां जो आपके पास बचा ए स्क्वायर उसको ऐसे लिख रहा हूं और वो माइनस 4 इसके साथ लिख रहा हूं। जरा बताना चाहोगे ये कितना आ जाएगा अगर 2 से डिवाइड करूं तो, XH प्लस YK माइनस AH प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सर ये भी इक्वेशन ऑफ ए बी है और ये भी इक्वेशन ऑफ ए बी है। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एक्स एच प्लस वाई के और इस टर्म को इधर ले जाकर। सर तो दूसरी इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा वो ये है, सॉरी, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ ए बी है। सर दोनों को क्या कर दो, कंपेयर, कंपेयर टू गेट द रिजल्ट। तो जैसे ही दोनों को कंपेयर करता हूं सर, ये पार्ट तो सेम है, ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पूरा कांस्टेंट पार्ट, माइनस इज इक्वल टू माइनस ए एच प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। और अगर जब सारी टर्म्स को तो मैं एक तरफ लेके आता हूं इनको इधर, तो यहां बचेगा 0, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए एच प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। यही वो लोकस है जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। यही देख लो कहां गया, ये रहा, है ना। तो आप चाहो तो यहां से भी जा सकते हो। मेथड 2 भी सही है, मेथड 1 भी सही है। मेथड 2 में ज्योमेट्री कम थ्योरी ज्यादा लगी है और मेथड 1 में ज्योमेट्री ज्यादा थ्योरी कम लगी है। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है और जबरदस्त सवाल है, दिस इज वेरी ओपी। एंड अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा प्लीज। लेट सी बी द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसकी मिरर इमेज है पैराबोला की विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, ठीक है। A and B are the points of intersection of C with the line y बराबर -5. Find the distance between AB. चलिए जी डायग्राम बनाते हैं, वहां से पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। सर एक पैराबोला दे रखा है, मैंने पूछा कौन सा पैराबोला है चिंटू, सर बोला y स्क्वायर बराबर 4x। ये तो बहुत आसान वाला होता है क्या? हाँ सर, x प्लस वाई बराबर 4 वाली जो लाइन है वो ये है, x प्लस वाई बराबर 4 वाली जो लाइन है वो ये है ना, जो -4,4 से गुजर रही होगी। x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, मतलब ये पॉइंट भी 0, -4, ये -4,0, ठीक है। नाउ
ये ठीक है। नाउ अब जरा बताना, वो बोल रहा है कि इसकी जो मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज मान लेते हैं, इसकी मिरर इमेज ऐसी कुछ आती है, इसकी मिरर इमेज इधर निकाली, वो ऐसी कुछ आती है, सुनते जाना आराम आराम से। सी ये वाले कर्व को बोला गया है। अब वो एक लाइन खींच रहा है y बराबर -5। ऑब्वियसली सर ये 0,-4 है, तो y बराबर -5 यहां कहीं खींची जाएगी। ये वाली लाइन हो जाएगी y बराबर -5। वो जो है इस पैराबोला को दो जगह काटती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो आपको ये डिस्टेंस ए बी बतानी है। नाउ मुझे एक बात बताओ, अब इसमें ज्योमेट्रिकली लगाते हैं और ओपी तरीके से ज्योमेट्री लगाएंगे, सुनते जाना आराम आराम से। कितने लोग, अच्छा मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं, आपको इसकी मिरर इमेज लगाकर या मिरर इमेज निकालकर आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो एक बात बताओ आपसे मैं ऐसे इसको सर्कल के रिस्पेक्ट में सोचो, ये एक सर्कल है जिसको एक लाइन यहां पर कट करती है ए और बी में, ठीक है। इसकी इमेज ली, इस लाइन की इमेज ली, इस लाइन की भी इमेज ली, तो लाइन की इमेज कुछ ऐसी होगी। ये वाली दूरी यहां निकालूं या फिर ये वाली दूरी यहां निकालूं, दोनों जगह सेम ही तो आएगी, बिकॉज सारा खेल मिरर इमेज का है, सारा खेल मिरर इमेज का है। यस और नो? अरे बोलो कुछ। हाँ सर। तो मैं वो डिस्टेंस जो है वो मिरर इमेज में जाकर पूछ रहा है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है और इसी से ही हम अपना टाइम बचाएंगे। सर आप क्या करो, इस लाइन की मिरर इमेज निकालो। हैं? हाँ सर। बोलेगी ये जो लाइन है ना, इसकी इस लाइन में मिरर इमेज निकाल लो, वो ऐसी कुछ आएगी। और वो मान लेते हैं कि वो इस कर्व को a डैश b डैश पे कट करती है। तो आप बाय सिमेट्री या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस उसने यहां पूछी वही डिस्टेंस हम इसके लिए बता सकते हैं, है ना। तो मैंने इस डॉटेड लाइन की इस ग्रीन वाली लाइन में मिरर इमेज निकाली, तो वो ये आई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाला पॉइंट कितना है, इसमें मिरर इमेज भी बहुत आसानी से निकलती है। सर इस पे y कोऑर्डिनेट तो -5 ही रहेगा हमेशा, क्यों? क्योंकि ये y बराबर -5 पे है। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, तो 1, -5 आ गया, है ना, है ना। एक बात बताओ, ये पूरी लाइन एंगल बना रही है 45 डिग्री, यहां वाला एंगल है 45, क्योंकि इसका स्लोप है -1, मतलब ये वाला एंगल है 135 डिग्री। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लाइन आएगी ऐसे, ये ऐसे ही जाएगी, एकदम वर्टिकली होगी? वरना आप एक लाइन की दूसरी लाइन में मिरर इमेज निकाल सकते हैं, और वो भी मिरर इमेज हमें देखते ही पता चल रही है, सर ये मिरर इमेज होगी x बराबर 1। हाँ सोचो सोचो सोचो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैंने पूछा क्या कंफ्यूजन हुआ बेटा? बोले एक लाइन थी x + y = 4 या फिर x + y + 4 = 0। वैसे तो आपको पता है बेटा, एक लाइन की मिरर इमेज जब वो टकरा के यहां गुजरेगी तो इसकी मिरर इमेज यही हो जाएगी। हाँ, मैंने पूछा ये बताओ ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। सर कैसे पता चला? ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, क्योंकि ये दोनों लाइंस 45 पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, 45, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे आई, ये नॉर्मल होता है, ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री, मतलब ये आई और 90 डिग्री पर टकरा कर निकल गई। तो ये वाली लाइन जो है, क्या ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी? यस सर। क्या ये इस पॉइंट से गुजर रही होगी? यस सर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इमेज आएगी लाइन की वो हो जाएगी x बराबर 1। कोई परेशानी है? ऑल्दो यू कैन यूज द फॉर्मूला जो आपको बताए गए हैं क्लास में, तो यही लाइन आती है। ठीक है सर, काम खत्म। एक बात बताओ, अगर x बराबर 1 पे मूव कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट तो 1 है, y कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ सर, एक बार y कोऑर्डिनेट आएगा 2, एक बार y कोऑर्डिनेट आएगा -2। x बराबर 1 रखो, 2 और -2, चुटकियों में खेल खत्म। a डैश b डैश कितना आ गया सर? अगेन 4। a डैश b डैश कितना आ गया सर? टोटल 4। यहीं पर भी यही जवाब 4 ही आएगा। समझ में आया? ये है ओपी तरीका जो हमें सोचना है, और जब हम ऐसी किसी चीज को सोचते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस और नो? क्या आपको बात समझ में आई? डायग्राम इज प्रीटी मच क्लियर। आई होप एंड बिलीव दिस मेक सेंस। सर आपने आज जितने भी सवाल करवाए हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स आंसर आ रहे हैं वो या तो 2 है या 4 है, कोई लॉजिक तो नहीं है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादा परेशान ना हो। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ, और इलिप्स और हाइपरबोला का एक ही प्रैक्टिस सेशन मिला के दे देंगे। उसके बाद में बारी आएगी नो मर्सी शीट की। 100% हम एकदम सही पेज से मूव कर रहे हैं, ज्यादा मत घबराइए। सर हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए, आप अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। पैराबोला कितने दिन पहले पढ़ा था, आज रिवाइज हो गया बहुत सारी चीजें।
वैसे ही सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कंप्लीट भी करते हैं, उसके बाद में इलिप्स और हाइपरबोला वाला सेशन आए, फिर आगे चले जाएं, फिर नो मर्सी वाली शीट आए, कोई बात नहीं। जितना लेट शीट आएगी उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए वो एकदम ओपी होगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, लव यू ऑल। सारे जबरदस्त सवाल है, जो चीजें नहीं सीखी अपनी कॉपी में तुरंत छाप दीजिएगा, क्योंकि सीखी हुई बात अगर एक जगह लिख ली जाए तो फिर वो दिमाग में रहती है। बाय, थैंक यू।